हेलो दोस्तों, स्वागत है एनबी लर्निंग में। तो आज हम इस वीडियो में कक्षा 12वीं के फिजिकल एजुकेशन यानी कि शारीरिक शिक्षा के पाठ शरीर क्रिया विज्ञान एवं खेलों में चोटें इन इंग्लिश फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट इसके बारे में जानेंगे। प्रश्नों के माध्यम से जानेंगे, पॉइंट के माध्यम जानेंगे। यानी इस वीडियो को एंड होने के बाद आपको किसी भी बुक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी चैप्टर को समझने के लिए। और सभी प्रश्न इस वीडियो के क्वेश्चन में से ही आएंगे। जैसा कि आपने प्री बोर्ड दिया और बहुत सारे क्वेश्चन मेरी 2 वीडियो में आए हुए हैं, तो अब आपका फाइनल पेपर है तो सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएगी। आप सर्च करना फिजिकल एजुकेशन क्लास 12 एनबी लर्निंग में जाके और आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो जो महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बेटा, वो आज हम गामा पुष्टि के एक शरीर पुष्टि के घटकों को निर्धारित करने वाले क्रियात्मक कारक, ये टॉपिक्स के नाम है। कार्डियो श्वसन संस्थान पर व्यायाम के प्रभाव, मांसपेशियों पर व्यायाम के प्रभाव, बुढ़ापे के कारण शरीर की क्रियात्मक परिवर्तन, खेल में जो चोटें लगती हैं उनका वर्गीकरण करना, चोटें किस प्रकार की होती हैं, कारण क्या है, चोटों का निवारण कैसे करते हैं, उपचार कैसे किया जाएगा। कुछ कोमल उतक चोटें होती हैं, जैसे कि बहुत हल्की चोटें कहते हैं रगड़ना, छिलना, गुम चोट, विदारण, चीरा, मोच, खिंचाव। और जोड़ों की चोटें जैसे कि हड्डी टूटना, विस्थापन होना और हड्डियों का टूटना, कच्चा अस्थिभंग यानी कि बहुत थोड़ा सा क्रैक आना, पचड़ी, अनुप्रस्थ अस्थिभंग, तिरछा अस्थिभंग, तनाव अस्थिभंग। तो इन सभी के बारे में हम इस पूरी वीडियो में पढ़ेंगे। और ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी है जो CUET एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और साथ में अन्य यूनिवर्सिटी के लिए एंट्रेंस देने जा रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक देखेंगे। वीडियो पसंद आती है लाइक शेयर ज़रूर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहता है कि बच्चे देख रहे हैं और हम और अच्छी वीडियो बनाकर आपके लिए लेकर आएँ। शुरुआत करते हैं फर्स्ट टॉपिक से। टॉपिक नंबर 7.1 है। मैं आपको हर पॉइंट को ऐसे समझाऊंगा कि आपको कहीं भी और जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो शारीरिक पुष्टि यानी कि फिजिकल फिटनेस, इंग्लिश में फिजिकल फिटनेस बोलते हैं, तो कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। फिजिकल फिटनेस के घटकों को फैक्टर निर्धारित करने वाले शरीर क्रियात्मक कारक। तो कौन कौन से कारक हैं जो फिजिकल फिटनेस को निर्धारित करते हैं, बनाते हैं। तो पहला शक्ति है बेटा, ठीक है। तो शरीर पुष्टि घटकों को निर्धारित करने वाले यानी फिजिकल फिटनेस को अच्छा करने वाले जो कारक हैं वो शक्ति है। दूसरा महत्वपूर्ण लचीलापन है बेटा आपका, और तीसरा महत्वपूर्ण सहनशीलता, और चौथा गति। अब इनको डीपली पढ़ेंगे। तो 4 हैं बेटा, कौन कौन से याद रहेगा आपको। पहला क्या है, शक्ति, फिर लचीलापन, ठीक है, और गति है आपकी, क्षमता आपकी, और शक्ति। ये चारों क्या है, कोई पूछे आपको तो बोलना कि शारीरिक पुष्टि को निर्धारित करने वाले क्रियात्मक कारक, जो हम एक्टिविटी करके शरीर को हेल्दी रखते हैं वो कारक हैं ये। तो शक्ति में क्या क्या आ गया बेटा, शक्ति में आ जाएगा आपका जो मसल्स का आकार है, मांसपेशियों का आकार, मांसपेशियों की आकृति, आकार यानी कि ठीक से मांसपेशियाँ हैं, कोई टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं है, आकृति कि गोलू मोलू है, फिट है या पतला है। शरीर का वजन, तंत्रिका आवेग यानी कि हर बात का रिस्पॉन्स जल्दी से कर रहे हो कि नहीं कर रहे। तंत्रिका आवेग का मतलब होता है जो आप ब्रेन में संदेश जाता है, यानी आपने गर्म को छू लिया, एकदम से अपने हाथ हटा लिया तो आपका तंत्रिका आवेग अच्छा है। मांसपेशियों की अति वृद्धि, कुछ मसल ज़्यादा तो नहीं वृद्धि हो गई कि 6 एब्स बनाने के चक्कर में फैमिली एब्स बन गया, तो वो तो शक्ति है। एक तो शक्ति के सब पॉइंट हैं कि मांसपेशियों आकार, ये सब शक्ति को निर्धारित करते हैं। अगर आपकी बॉडी का आकार अच्छा रहेगा तो आपके अंदर पावर भी ज़्यादा रहेगी, कॉमन सी बात है। मांसपेशियों की आकृति, अगर आकृति की बनावट ठीक नहीं है तो शायद आपके पास उतनी शक्ति ना हो। शरीर का वजन भी शक्ति को प्रभावित करता है। भाई अगर आप बहुत मोटे हो तो शायद इतनी पावर नहीं होगी कि आप भाग सको, दौड़ सको, है ना। तंत्रिका आवेग की तीव्रता, मांसपेशियों की अतिवृद्धि, तो ये क्या, शक्ति के क्रियात्मक कारक। अगला है बेटा आपका लचीलापन। तो लचीलापन किस किस पर निर्भर करता है, उम्र पर। छोटे बच्चों में लचक ज़्यादा होती है, बुढ़ापे में लचक कम होती है। लिंग, महिलाओं में लचक ज़्यादा होती है, पुरुषों में कम होती है। आंतरिक वातावरण यानी किस एनवायरनमेंट में आप रहते हो। पिछली चोट, अगर किसी अंग में आपको चोट लग गई तो लचीलापन 0 हो सकता है। मांसपेशियों की लोच और जीवन शैली, ठीक है। ये सब क्या है बेटा, ये सब लचीलापन के पार्ट हैं। और सबसे खास बात ये क्या है, क्रियात्मक कारक हैं। क्रियात्मक कारक किसके हैं, फिजिकल फिटनेस के।
क्रियात्मक कारक हैं किसके? फिजिकल फिटनेस, शारीरिक पुष्टि के। सहन क्षमता में एरोबिक क्षमता यानी जो सिंपल से एक्टिविटी कर रहे हो, लैक्टिक एसिड सहिष्णुता, मांसपेशियों की संरचना ये, और गति के अंदर आता है बेटा शारीरिक ताकत, लचीलापन, विस्फोट शक्ति और तंत्रिका तंत्र की गतिशीलता। तो अब आपको ये याद हो गया होगा कि शारीरिक पुष्टि, फिजिकल फिटनेस के घटक को निर्धारित करने वाले कौन कौन से क्रियात्मक कारक है बेटा। तो सब बच्चे लिख देंगे, शक्ति है, गति है, ठीक है, सहनशीलता है यानी क्षमता है, सहनशीलता है, और लचक। ये सब क्या आ गया बेटा? लचीलापन को लचक बोलते हैं। ये सब आपका क्या है? ये शरीर पुष्टि को निर्धारित करने वाले कारक हैं। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ MCQ हैं, उनको ध्यान से देखेंगे, आपको कितना समझ में आया कि गति के लिए कौन सी शारीरिक कारक की आवश्यकता होती है। तो फास्ट ट्विच फाइबर लचक को निर्धारित करने वाला कारक नहीं है। लचक लिंग आयु के अनुसार होता है, चोट के कारण होता है, एरोबिक क्षमता नहीं है। ये किसका है? ये आपकी सहनशीलता कारण है, ठीक है। तो जो अभी आपने सीखा, मुझसे सुना होगा ध्यान से, अगर ध्यान से सुना होगा तो आपको ये सब चीज़ें आ गई होंगी बच्चा। आगे है सहन शक्ति निर्धारित करने वाले शरीर क्रियात्मक। सहन शक्ति के लिए क्या है? एरोबिक। तो एरोबिक सहन शक्ति के लिए होता है, और लचक के लिए क्या क्या होता है? मांसपेशी शक्ति, आयु, लिंग और चोट, ये सब होता है। शक्ति को निर्धारित करने वाले शरीर का वजन, जितना वजन होगा आपको पावर उतनी ही मिलेगी उसके अनुसार। अगर वजन ज़्यादा होगा तो पावर शायद कम मिले, और बहुत कम होगा तो ही पावर कम मिले। एक अच्छा शरीर BMI इंडेक्स वाला व्यक्ति के पास शक्ति जो ज़्यादा होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो गति को निर्धारित करने वाला क्रियात्मक कारक, ये क्वेश्चन जरूर आएगा ऐसा मिलाने वाला, फास्ट ट्विच फाइबर। तो जो गति को कौन निर्धारित करता है? फास्ट ट्विच फाइबर। शक्ति को मांसपेशियों आकार, सहन शक्ति को स्लो ट्विच फाइबर, और लचक को आयु और लिंग। अब आपको शायद ये टॉपिक अच्छी तरह समझ में आ गया है। वो टॉपिक एक बार दोबारा से लाता हूँ मैं। टॉपिक का नाम था बच्चों कि शरीर की पुष्टि, फिजिकल फिटनेस के घटकों को निर्धारित करने वाले शारीरिक क्रियात्मक कारक। तो अभी हमने 4 कारक पढ़े हैं बेटा जो शरीर क्रियात्मक हैं: शक्ति, लचीलापन, सहन क्षमता और गति। आगे बढ़ते हैं बेटा। अच्छा, ये वाले क्वेश्चन फर्स्ट टर्म में आए थे, अब वैसे आने की आवश्यकता नहीं है। तो अब एक बार क्वेश्चन इस प्रकार आ गया है, ध्यान से समझना है प्रश्न को, कि शक्ति को निर्धारित करने वाले क्रियात्मक कारक। शक्ति की बात करिए, शरीर को नहीं है। जब शरीर को निर्धारित करने वाले क्रियात्मक कारक आए तो आपको क्या लिखना है? शक्ति, गति, सहनशीलता। लेकिन मैं खाली शक्ति के बारे में पूछा हुआ है, यानी शरीर क्रियात्मक कारक 4 मेन पॉइंट कौन कौन से थे? एक तो शक्ति था बेटा आपका, एक गति था, एक सहनशीलता या क्षमता था, ठीक है, और एक था बेटा आपका लचीलापन। ये 4 थे। ये मेन पॉइंट है, शरीर क्रियात्मक के लिए मेन पॉइंट है, लेकिन इनके भी सब पॉइंट हैं, तो वो पढ़ेंगे अब हम। तो किसी व्यक्ति की शक्ति को प्रभावित करने वाले कारक इस प्रकार हैं: मांसपेशियों का आकार, बड़ी और विशाल मांसपेशियों अधिक शक्ति उत्पन्न करती हैं। पुरुषों की मांसपेशियां बड़ी होती हैं इसलिए वे शक्तिशाली होते हैं। भार प्रशिक्षण, ट्रेनिंग की सहायता से मांसपेशी के आकार को बढ़ाया जा सकता है। तो अच्छा साइज होना बहुत ज़रूरी है। तो शक्ति को निर्धारित करने वाले हैं मांसपेशियों का आकार, याद रहेगा बेटा। शरीर का भार, दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है शरीर का भार, शक्ति वाले हैं सारे। जिस अधिक भार वाले व्यक्ति हल्के व्यक्तियों की अपेक्षा में अधिक शक्तिशाली होते हैं, ठीक है। संरचना, बनावट, मांसपेशी की संरचना, जिन मांसपेशियों में फास्ट ट्विच फाइबर की प्रतिशतता अधिक होती है वे अधिक शक्ति उत्पन्न करते हैं, जबकि स्लो ट्विच फाइबर वाले नहीं कर पाते। तंत्रिका आवेग, जब किसी केंद्रीय स्नायु संस्थान, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आपने कक्षा 10वीं में पढ़ा होगा, सीधी सी बात है ब्रेन से जुड़ा होता है, वाली अधिक तीव्र तंत्रिका आवेग अधिक संख्या में गति करे तो हम कहते हैं कि तंत्रिका आवेग की प्रबलता है, ठीक है। जब अधिक तेज गति से काम करें, यानी कि अगर आपको कोई बॉल मारे, आप झुक गए एकदम से, तो आपकी जो तंत्रिका आवेग है उसकी प्रबलता अधिक है। तो ये किसके हैं बेटा? ये आपके सब पॉइंट हो गए शक्ति को निर्धारित करने वाले क्रियात्मक कारक, 1 2 3 4। सहन क्षमता, तो ये शरीर क्रियात्मक का दूसरा मेन पॉइंट था, इसके सब पॉइंट है एरोबिक क्षमता। तो एरोबिक क्षमता क्या है? ऑक्सीजन लेने, ग्रहण करना, ऑक्सीजन छोड़ना, यानी कि
परिवहन, सॉरी क्या कहते हैं कि बॉडी में विभिन्न अंगों तक पहुंचाना। ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण और ऊर्जा भंडार। एनारोबिक में क्या होता है, एटीपी सीपीसी का भंडारण। तो सहन क्षमता को दो चीज़ें प्रभावित करती हैं, एरोबिक और एनारोबिक। लैक्टिक अम्ल की सहनशीलता, VO2 मैक्स ऑक्सीजन की मात्रा। क्या होता है VO2 MX कि 1 मिनट में कितनी वो ऑक्सीजन लेता है, यानी ऑक्सीजन की वह मात्रा जो सक्रिय मांसपेशियां व्यायाम के दौरान 1 मिनट में लेती हैं। वॉल्यूम ऑफ मैक्सिमम ऑक्सीजन, ठीक है। अगला क्या है, लचक। तो लचक का क्या है, मांसपेशी शक्ति, जोड़ों की बनावट, आंतरिक बनावट। मांसपेशियों में शक्ति एक न्यूनतम स्तर पर होना आवश्यक है, ठीक है। लचक को प्रभावित करने वाले जोड़ों की बनावट, कंधों के बॉल व सॉकेट जोड़। आंतरिक वातावरण, यानी कि 10 मिनट तक गर्म पानी में रहने पर शरीर में तापमान, लचक में वृद्धि होती है कि नहीं होती। चोट, ये सब क्या है बेटा, आयु और लिंग, ये लचक वाले हैं बेटा। सक्रिय जीवन शैली, वंशानुक्रम, ठीक है। अब अंत है गति को। तो गति को कौन करता है, विस्फोटक शक्ति। भाई प्रत्येक तीव्र और विस्फोट गतिविधि हेतु, विस्फोटक शक्ति क्या मतलब होता है, जैसे आप एकदम से घूसा मारते हो किसी को बहुत तेज, वो चोटिल हो जाता है। फिल्मों में साउथ की हीरो विस्फोटक शक्ति दिखाते हैं, एक हाथ से गाड़ी उड़ा देते हैं। तो ये क्या है, गति को निर्धारित करने वाले क्रियात्मक कारक। किसी मुक्केबाज में विस्फोट शक्ति की कमी होगी तो मुक्केबाज तेज से पंच नहीं मार सकता। गठन, बनावट, ठीक है, इसमें नहीं फास्ट ट्विच रेसे अधिक होने चाहिए बेटा। लोच, लोच मतलब इलास्टिक, मुड़ रहा है कि नहीं मुड़ रहा ठीक से, है ना। और स्नायु संस्थान की, यानी कि नर्वस सिस्टम की गतिशीलता। और जैव रासायनिक भंडारण, यानी कि जो आपके अंदर जो केमिकल्स है वो ठीक से पच रहे हैं कि नहीं पच रहे, ये सब क्या है बेटा, ये इसके अंदर आ जाएंगे। अब आपको देखो, अब आपको क्या चीज़ आ गई, मैं एक बार रिवाइज करवाता हूँ। पहला प्रश्न देखेंगे, पहला प्रश्न सब कुछ आ गया आपको। ऊपर देखेंगे यहाँ से कि शारीरिक पुष्टि को निर्धारित करने वाले कारक कौन से हैं, 4 हैं। कौन कौन सा, गति, शक्ति, क्षमता या सहनशीलता, जो भी लिखना चाहें आप, और लचक या लचीलापन, ये 4 थे। अब इनके 4 पॉइंट और पढ़ लिया आपने कि गति में क्या आता है, ठीक है, एरोबिक अनारोबिक आता है, शक्ति में क्या आता है, क्षमता में क्या आता है, लचक में क्या आता है। तो आपका एक पॉइंट अच्छी तरह हो गया कि इसमें पहले अगर ये पूछे कि शारीरिक पुष्टि को निर्धारित करने वाले, तो 4 आएंगे। और जब गति, शक्ति, क्षमता, लचक का पूछे तो इनके अंडर का आएगा, ठीक है। अगर किसी शक्ति का पूछते तो शक्ति के अंदर इन सब के बारे में आएगा, ठीक है। और गति का पूछते तो गति के अंदर इन सब का आएगा, लचीलेपन के अंदर इन सब का आएगा, सहनशीलता के अंदर इन सब का आएगा। ओके, तो आई थिंक आपको आधा चैप्टर तो आ ही गया ऑलमोस्ट। वीडियो को ध्यान से देखना, अगर एक बार में ना दूसरी बार जरूर देखना, और आई थिंक 2 बार देखने के बाद आपको जाना नहीं पड़ेगा कहीं। अब देखो क्वेश्चन आया है बेटा कि लचीलापन और सहन शक्ति, लचीलापन और सहन शक्ति को निर्धारित करने वाले कारक। तो लचीलापन को कौन कौन करता है बेटा, देखो आपको एक बार फिर से याद करवाता हूँ मैं। लचीलेपन को एक मांसपेशी शक्ति आ जाएगा, जोड़ों की बनावट, 2 ही 2 लिखना है तो 2 लिख लेंगे आप, अगर 2 नंबर का आता है। तो लचक को निर्धारित करने वाले हो गए बेटा मांसपेशियां शक्ति और जोड़ों की बनावट, आंतरिक बनावट, चोट, ये कुछ भी लिख सकते हैं। अगला क्या पूछा इसने, अगला सहन शक्ति को। तो सहन शक्ति को क्या है बेटा, ये रहा सहन शक्ति को, ये रहा एरोबिक क्षमता, एनारोबिक क्षमता, बस। तो यानी कि स्टार्टिंग आपने अगर ये वीडियो फर्स्ट 13 मिनट देख ली ध्यान से, तो आपको बाकी क्वेश्चन करने ही नहीं पड़ेंगे, ठीक है। फिर इसी प्रकार गति को निर्धारित करने वाले कौन से हैं, सहन क्षमता को निर्धारित करने वाले कौन से हैं, लचक को निर्धारित करने वाले कौन से हैं, शारीरिक पुष्टि घटक कौन से हैं, 4 ही घटक हैं, आपको पता है कौन कौन से 4 घटक हैं, उनके नाम, और किसी एक का डिटेल में। तो गति के बारे में लिख देना, किसी व्यक्ति गति के लिए कौन कौन से, तो गति वाले पूछे गए हैं, ठीक है। तो आपका 7.1 टॉपिक एंड होता है यहाँ पे। एक बार फिर रिवाइज करवा दूँ, चलो करवा दूँ। देखो बेटा ध्यान से देखना इसको कि शारीरिक पुष्टि को निर्धारित करने वाले 4 कारक हैं। वो गति जो ब्लैक में लिखा है वो शारीरिक पुष्टि के लिए, लेकिन इनके अंदर क्या है, शक्ति को कौन निर्धारित करता है, शक्ति को निर्धारित करता है मांसपेशियों का आकार, मांसपेशियों की आकृति, शरीर का वजन, तंत्रिका आवेग की तीव्रता, मांसपेशियों की अतिवृद्धि। तो शक्ति को निर्धारित करने वाले हैं ये किसको निर्धारित करने वाले हैं, मसल्स की बनावट, शरीर का वजन, ये सब क्या शक्ति को। और लचीलेपन को उम्र, आयु, लिंग, पिछली चोट, ये सब। सहन क्षमता को एरोबिक एनारोबिक में ही करना आप, और गति को
ताकत, लचीलापन, विस्फोट शक्ति और तंत्रिका तंत्र की गतिशीलता। तो ये आपके बहुत सारे प्रश्न हो जाएंगे इससे। अब हम नए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। वो टॉपिक है कार्डियो श्वसन संस्थान पर व्यायाम के प्रभाव। तो एक तो हृदय गति में वृद्धि होती है जब आप व्यायाम करते हो। कार्डिक मतलब हार्ट वाली कोई जैसे दौड़ोगे तो आपका हार्ट बीट तेज होगा। तो कार्डियक श्वसन संस्थान पर व्यायाम के प्रभाव है हृदय गति में वृद्धि, रक्त प्रवाह में वृद्धि, रक्त दाब में वृद्धि, हृदय दर में कमी, आघात आयतन व हृदय निकास में वृद्धि। ठीक है, तो इन सब का असर पड़ता है। अब जब भी क्वेश्चन पूछा जाए कि कार्डियक श्वसन पे संस्थान पर व्यायाम के क्या प्रभाव पड़ते हैं, क्योंकि हृदय की गति में वृद्धि हो जाती है, रक्त सर्कुलेशन रक्त प्रवाह में वृद्धि हो जाती है, रक्त दाब में वृद्धि होती है, हृदय दर में कमी होती है। ये सब इसके क्या है, कार्डियो श्वसन संस्थान व्यायाम के प्रभाव। और एक और भी पॉइंट है, हृदय के आकार में वजन में वृद्धि, धमनियों जो हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं उनमें जब दौड़ोगे तो खून तेते जाएगा तो उसमें वृद्धि, रक्त दाब में कमी भी हो सकती है, शीघ्र क्षति पूर्ति हो सकती है, हार्ट अटैक का खतरा भी, अगर आप ज़्यादा भी दौड़ लोगे तो हार्ट अटैक भी हो सकता है। क्यों, पंप जब बहुत तेज काम करेगा तो नसें फटने का डर रहता है। दृढ़ इच्छा शक्ति, टाइडल वायु क्षमता की वृद्धि, दूसरे श्वास में देरी, बीमारियों से बचाव, सहन शक्ति में वृद्धि। ठीक है, ये देखो शॉर्ट करता हूँ मैं। अवशिष्ट वायु के आयतन में वृद्धि, फेफड़ों छाती के आकार में वृद्धि, प्राण धारण क्षमता में वृद्धि। तो ये क्या फायदे हैं, ये किसके फायदे हैं बेटा, ये हैं कार्डियक श्वसन संस्थान। यानी व्यायाम जब करते हो तो हार्ट पे क्या असर पड़ता है, ये आपके 15-20 पॉइंट हैं, इनको आप 5-6 आपको याद करने हैं। कैसे कैसे देखो, हृदय गति में वृद्धि होती है, बहुत ईजी रहेगा। जब भी कार्डियक होता है, कार्डियक मतलब हार्ट होता है, ठीक है, तो हृदय गति में वृद्धि, रक्त प्रवाह में वृद्धि, रक्त दाब में वृद्धि, ये सब लिख देंगे। अब अगला है कौन सा है कि हृदय निर्गम कार्डियक आउटपुट क्या होता है कि रक्त की वह मात्रा जो प्रति मिनट हृदय द्वारा निकाला जाता है, यानी कि जो हार्ट बाहर निकालता है, तो क्या है वो कार्डियक आउटपुट किसे कहते हैं, रक्त की वह मात्रा जो प्रति मिनट हृदय द्वारा निकाला जाता है। दिल आपको पता धड़कता है तो ब्लड अंदर भी जाता है बाहर भी जाता है ना। गंदा खून शरीर से हार्ट में आता है और अच्छा खून हार्ट से शरीर में जाता है। शरीर में वातावरण से ऑक्सीजन लेने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, ऑक्सीजन का ग्रहण करना, लिख लोगे। वायु कोशिका में ऑक्सीजन लेने और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना क्या कहलाता है, श्वसन, सांस लेना। हिंदी में सांस लेना होता है, इसकी भाषा में श्वसन। ये भी चलो बता दूं आपको, कार्डियक श्वसन संस्थान दक्षता बढ़ने के लिए व्यायाम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, सही है। नियमित व्यायाम से खराब कैस्ट्रोल के स्तर में कमी और अच्छे कैस्ट्रोल में वृद्धि लाता है। तो ये गलत है बेटा, क्यों, क्योंकि इससे कोई संबंध नहीं है। और व्यायाम से कैलोरीज में कमी तो आती है, पर अच्छे में भी कमी आती है और बुरे में भी कमी आती है। चलो भाई, अब ये प्रश्न से आपके सारे प्रश्न हो जाएंगे। कोई भी कार्डिक वाला प्रश्न आएगा बेटा, इस 5 नंबर के प्रश्न सारे प्रश्न हल हो जाएंगे कि कार्डिक संस्थान पर व्यायामों से होने वाले 5 प्रभाव। हृदय गति बढ़ती है, जब कोई व्यक्ति व्यायाम करना प्रारंभ करता है तो उसकी हृदय गति बढ़ जाती है। वही जो अभी मैंने आपको छोटे छोटे पॉइंट में बताया था 10-15, वही डिटेल में बता रखा है। स्ट्रोक आयतन में वृद्धि, स्ट्रोक क्या होता है, रक्त लेना और बाहर निकालना। तो व्यायाम की तीव्रता अवधि बढ़ने के अनुरूप ही प्रत्येक धड़कन पर हृदय के बाएं नीले से निकलने वाले रक्त की मात्रा में वृद्धि होती है। यानी तेज दौड़ोगे तो पंप तेज काम करेगा। आप कभी 1 किलोमीटर दौड़ के दिखाना तो ऐसा लगता है कि हार्ट फटने को हो रहा है आपको। तो हृदय गति का बढ़ना, स्ट्रोक आयतन में वृद्धि और रक्त का आयतन। व्यायाम की तीव्रता अवधि के अनुरूप हृदय द्वारा प्रति मिनट पंप किए गए रक्त का वॉल्यूम बढ़ता है, यानी रक्त का प्रेशर भी बढ़ता है। ऊतकों में रक्त की आपूर्ति, डेली कहते हैं ना 3 किलोमीटर दौड़ो, इसलिए कहते हैं कि दौड़ने से पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो, जो कोशिकाएं बंद भी हो गई हों वो भी खुल जाती हैं। रक्तचाप, ब्लड प्रेशर में वृद्धि होती है, ठीक है। प्राणधार वायु क्षमता में वृद्धि, व्यायाम करने से व्यक्ति में ऑक्सीजन की क्षमता 3500 सीसी से लेके 5500 सीसी हो जाती है। अवशिष्ट वायु के आयतन वृद्धि, यानी व्यायाम से जो गंदी वायु है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो तो बहुत लंबे समय तक आप अनुलोम विलोम करके देखो, असक्रिय वायु कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं। यानी कि जो जिस अंग तक आप कहते हैं ना, अगर 1 घंटा ठीक से ऐसे बैठे रहो तो पैर झुन्न हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि वहाँ तक ब्लड नहीं पहुँच पाता। तो ये इसके पॉजिटिव 1 मिनट आयतन का घटना, दूसरे श्वास की स्थिति में छुटकारा, सहन क्षमता में वृद्धि होती है। तो ये इतने सारे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि आपको 5 लिखने हैं, ठीक है। तो याद रहेगा बच्चों कि कार्डिक श्वसन संस्थान पर यानी हार्ट पर दिल से जुड़ी
चीज़ों पर व्यायाम के क्या प्रभाव पड़ते हैं, लिख लोगे। हार्ट की गति बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, सहन क्षमता बढ़ जाती है, रक्त का आयतन बढ़ जाता है, सांस लेने की क्षमता बढ़ जाती है, सब लिख लेना। अगर ये याद ना रहे तो आप इजी 5-6 कर लो, 6 नंबर का मैक्सिमम आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो हृदय गति का बढ़ना और रक्त का आयतन बढ़ना, ठीक है, ये लिख सकते हो। ब्लड प्रेशर बढ़ना, वायु क्षमता में वृद्धि, मिनट आयतन बढ़ना, सहन क्षमता में वृद्धि, जो आपको आए वो इजी लिख सकते हो आप। अब वही प्रश्न पूछे गए जो बताया कि नियमित व्यायाम करने से क्या प्रभाव पड़ता है, बताओ। कि हृदय गति बढ़ जाती है, रक्तदाब बढ़ जाता है, सहन क्षमता बढ़ जाती है, प्रति मिनट आयतन बढ़ जाता है, ठीक है, अवशिष्ट वायु का आयतन बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, सब लिखने हैं इसमें। और 3 प्रभाव, अब 3 प्रभाव लिखने तो अपन को इतने सारे बता दिए मैंने आपको कि 3 कोई भी लिख सकते हो आप। नियमित व्यायाम करने से, यानी कि अब आपको क्वेश्चन, जब भी किसी क्वेश्चन में हृदय संस्थान आ जाए या कार्डिक आ जाए, तो आपको ये जितने पॉइंट मैंने बताए 6-7, उनमें से ही लिखना है कि व्यक्ति के नियमित व्यायाम करने से क्या फ़ायदे हैं। लिख लोगे आराम से। नियमित व्यायाम करने से हृदय क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी लिख लोगे कि सहन क्षमता में वृद्धि होती है, ठीक है, अब विभिन्न ऊतकों तक रक्त जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हृदय की गति बढ़ जाती है। सभी प्रश्नों के सेम उत्तर रहेंगे, ठीक है। चलो भाई, अगला है टॉपिक मांसपेशी संस्थान, यानी मसल्स पर व्यायाम से आपके मसल्स पे क्या प्रभाव पड़ते हैं। ठीक है बच्चों, वीडियो लंबी हो सकती है, 1 घंटे से ऊपर हो सकती है, लेकिन आपको ध्यान से देखना है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको बुक भी खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये मेरा वादा आपसे। तो मांसपेशी संस्थान पर व्यायाम के क्या प्रभाव पड़ते हैं कि मसल्स एक विशिष्ट ऊतक है, आपका टिश्यू है शरीर, और इसके अंगों को गति देता है, हमारे शरीर को आकार भी। अगर मांस ना हो बॉडी में तो हम ढांचा लगेंगे हड्डियों का, ठीक है। तो व्यायाम के क्या प्रभाव पड़ते हैं, यही आपको पॉइंट याद करना है, फिर इनको डिटेल में पढ़ना है और उत्तर देने हैं। तो अभी से याद कर लो। पहला पॉइंट क्या है, मांसपेशियों के तापमान में वृद्धि। जब आप एक्सरसाइज करते हो तो बेटा आपके जो हाथ पैर में गर्म हो जाते हैं, थोड़ा आपको शायद फील हुआ होगा, सर्दी में कहते हैं नहीं दौड़ो जिससे गर्मी होगी, पसीना आएगा, तो मांसपेशियों के तापमान में वृद्धि होती है। मांसपेशियों की थकान, देरी, आप डेली एक्सरसाइज करोगे तो आपको थकावट बहुत कम होगी। रक्त प्रवाह में वृद्धि, ब्लड प्रेशर यानी ब्लड फ्लो अच्छा हो जाएगा। मांसपेशियों की वृद्धि यानी कि मसल्स आपके फूल जाएंगे, आपकी बॉडी अच्छी बन जाएगी, अच्छा आकार मिलेगा, मांसपेशियों में वृद्धि हो जाएगी। तो ये सभी पॉइंट, और भी पॉइंट हैं, आपको 6 पॉइंट मिनिमम याद करने हर प्रश्न के, चाहे छोटे आए चाहे बड़े आए। आप 6 पॉइंट याद रहेंगे तो 2 नंबर का मैं 2 पॉइंट लिख के आप नंबर पूरे बटा पूरे ले सकते हो। तो व्यायाम के मांसपेशियों पर क्या प्रभाव पड़ता है, तापमान में वृद्धि, थकान में देरी, रक्त प्रवाह में वृद्धि, मांसपेशियों की अति वृद्धि, मांसपेशियों का अच्छा आकार, मांसपेशियों में वृद्धि, अतिरिक्त वसा में कटौती यानी कि फैट आपका एंड खत्म होता है, अच्छी और सही शारीरिक मुद्रा मिलती है, पोषक तत्व मिलते हैं, और बैलेंस, संतुलन, शक्ति, समन्वय, गति, चपलता, प्रतिक्रिया समय, लचीलापन, ये सब में सुधार आता है। तो ये किसके फायदे हैं बेटा, ये व्यायाम के मांसपेशियों में फायदे हैं। अब आपसे प्रश्न पूछता हूँ, ध्यान से देखा आपने। मांसपेशियों कौन सा कार्य है, संरचना और सहारा। हमारा मसल्स क्या काम करती है बॉडी में, बॉडी की आकृति संरचना बनाती है और सहारा देती है। व्यायाम करने से क्या नहीं होता, मिनट वॉल्यूम घटना, ये नहीं होता, बाकी सब होता है बेटा व्यायाम करने से, ठीक है। व्यायाम मांसपेशियों का अच्छे आकार बनाने में हेल्प करती है, बिल्कुल सही। नियमित व्यायाम के कई लाभ हैं, बिल्कुल सही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अगला है फास्ट एंड फ्लो टिच क्या है। तो फास्ट ट्विच तंतु है ऐसे तंतु जो गति क्रियाओं के लिए जाने जाते हैं, ऐसे तंतु जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी कार्य करते हैं। तो फास्ट तंतु वो होते हैं बेटा जो बहुत तेज गति करते हैं, याद होगा, ट्विच मतलब तंतु, फास्ट क्या होते हैं, ऐसे तंतु जो गति क्रियाओं के लिए जाने जाते हैं, ऐसे तंतु ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्य करते हैं। और स्लो, ये सहन शक्ति क्रियाओं के लिए जाने जाते हैं, ऐसे तंतु को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो फास्ट और ट्विस्ट में अंतर आ जाएगा, तो लिख लेना कि फास्ट ट्विस्ट तंतु होते हैं जो गति क्रियाओं के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। नियमित व्यायाम करने से मांसपेशियों में क्या प्रभाव पड़ते हैं बेटा, 4 बताने हैं आपको, तो मैंने 8 बता रखे हैं। वसा में कमी, फैट कम होता है बॉडी का, मांसपेशियों का आकार बढ़ता है, ठीक है, और मांसपेशियों में वृद्धि होती है, ठीक है, मांसपेशियों में ऊर्जा मिलती है, नलिकाएं बनती है, आकार अच्छा बनता है, सहन क्षमता में वृद्धि होती है, अतिरिक्त वसा पर नियंत्रण, थकान में देरी होती है, शरीर में गति होती है, पोषक न्यूट्रिएंट मिलता है। ये सभी लिखने, सभी में से कोई भी जो महत्वपूर्ण आपको याद रहे तो कौन कौन सा याद कर लोगे, आकार बढ़ता है, कंकाल पेशी में वृद्धि होती है, वसा में कमी आती है, सहन क्षमता बढ़ती
है ना, पोषक तत्वों में वृद्धि होती है, थकान देरी से होता है, ये सब फायदे। अब इनको डिटेल से समझा रखा है। मांसपेशियों अतिवृद्धि क्या है? अतिवृद्धि क्या है? लगातार व्यायाम करने से आपकी मसल्स फूल जाती हैं, आप सलमान खान बन जाते हो, ठीक है। कोशिका नलिकाओं का निर्माण, यानी प्रशिक्षण के कारण पेशियों में कोशिका नलिकाओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है, यानी जिनके कारण पेशियों का रंग गहरा लाल। आपने देखो कईयों में मसल दिखते हैं लाल रंग की, वो दिखती है, नसें दिखती हैं। तो आप डेली व्यायाम करेंगे तो आपकी जो नलिकाएं होती हैं उनकी संख्या में वृद्धि हो जाती है, वो नलिकाएं ज़्यादा बन जाती हैं और आपके उभर के आता है। अतिरिक्त वसा पे हम मेहनत करेंगे तो कैलोरीज बर्न होगी, और कैलोरीज बर्न होने से क्या होता है, जो एक्स्ट्रा फैट होता है आपकी बॉडी में वो हट जाता है, थकान में देरी होती है, आसन अच्छा, बॉडी के गति और शक्ति मिलती है। ये सब महत्वपूर्ण पॉइंट थे, सारे लिखने आपको, ठीक है। समझ में आ रहा चैप्टर? मैंने कहा ना वीडियो अंत तक देखो, वीडियो लंबी है मानता हूँ, लेकिन एक बार वीडियो देखने से अगर आप चैप्टर हो रहा है तो क्यों ना देखें। अब वही क्वेश्चन पूछे, मांसपेशियों संस्थान पर व्यायाम से प्रभाव। मांसपेशियों की आकार बनता है, अच्छी बनती है, गतिशीलता बढ़ती है, सहनशीलता बढ़ती है, लचक बढ़ती है, नलिकाओं में वृद्धि होती है, थकान में देरी होती है, जो मर्जी है लिख लो आप, ठीक है। चलो अगला पॉइंट है, बुढ़ापे के कारण शरीर में क्या क्या परिवर्तन आते हैं बेटा। बुढ़ापा सबको आना है। वृद्धावस्था, बुढ़ापा उम्र की वह अवस्था है जिसमें अंगों और तंत्रों की कार्य क्षमताएं धीमी हो जाती हैं। तो इससे क्या होता है, अस्थियों के घनत्व में कमी। घनत्व मतलब जो उसकी डेंसिटी होती है, यानी जैसे ये आकार है अंदर के हड्डियों का, अब छोटा हो गया आकार हड्डियों का, तो अस्थियों के घनत्व में कमी आती है। बुढ़ापे के कारण अस्थि के जो डेंसिटी है उसमें कमी आती है। बोन डेंसिटी सुना होगा आपने ऐड में। मांसपेशियों की प्रणाली, श्वसन प्रणाली, हृदय प्रणाली आदि क्षमताओं में कमी आती है। तो काम करने में भी कमी आती है, सांस लेने में भी दिक्कत आती है। तो ये बुढ़ापे में शरीर के क्रियात्मक परिवर्तन है। चयापचय यानी कि जो पूरी बॉडी का काम काज चलता है, खाने पीने पचाने का, वो उसमें कमी आती है। बाल, दांत, इंद्रियों की क्षमताओं में कमी आती है। लचीलापन, गति, शक्ति। अगर किसी बूढ़े को इमेजिन करना, आप सब लिख लोगे बिना पढ़े इस टॉपिक को, तो कि अस्थि घनत्व में कमी, बाल, दांत, इंद्रियों में कमी, लचीलापन में कमी, गति में कमी, सहनशीलता में कमी, शक्ति में कमी, चयापचय में कमी, मांसपेशियों में कमी, हृदय प्रणाली में कमी, सब लिख सकते हैं आप। तो क्वेश्चन अब आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न वृद्धावस्था में कौन सा परिवर्तन नहीं होता। पाचन में कमी होती है, अस्थि घनत्व में कमी होती है, शक्ति में कमी होती है, क्या लचक में वृद्धि होती है? बिल्कुल नहीं, इसमें सबसे पहले कमी होती है। मिलान करना है बेटा, आप मिलान करेंगे आराम से। स्नायु संस्थान में बदलाव, इससे होता है। हृदय वाहिक संस्थान में बदलाव, कार्डिक आउटपुट में कमी। इंद्रिया बोध में कमी, सूंघने, देख हमारी 6 सेंसेस होती हैं, 5 सेंसेस होती हैं, 5 इंद्रियां होती हैं। इंद्रियां यानी कि सूंघना, टच करना, फील करना, स्मेल करना, जीभ, ये इनमें कमी आती है। और अस्थियों में जो हड्डियां कमज़ोर होती हैं वो कैल्शियम की कमी कारण होती है बेटा, ठीक है। अस्थियों में घनत्व में कमी किस कारण होती है? कैल्शियम की कमी कारण। तभी कहते हैं कि बुढ़ापे में अंडे खाओ, दूध पियो। आगे बढ़ते हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है। अब है बुढ़ापे के कारण आने वाले शरीर में परिवर्तन, तो लिख लिया है आपने। बहुत सारे परिवर्तन आते हैं, 30 वर्ष की आयु परिवर्तन शुरू आते हैं। और कौन कौन से परिवर्तन? कि मांसपेशी संस्थान में परिवर्तन आते हैं बेटा, कार्य क्षमता में कमी आती है, स्नायु यानी सेंसेस में कमी आती है, इंद्रिय बोध में कमी आती है, नाक, कान, आँख, सूंघने में, देखने में, सुनने में कमी आती है। पाचन संस्थान में कमी आती है, खाना ठीक से नहीं पचता। अस्थि संस्थान, हड्डियों में जो घनत्व होता है, डेंसिटी होता है, वो बेटा कम हो जाता है और हड्डियाँ जल्दी कमज़ोर हो जाती हैं, टूट सकती हैं। हृदय वाहिका में क्या कमी आती है? तो ये जो 5 पॉइंट है इनको डिटेल में बता रखा है, ठीक है। कि रक्त का आयतन कम ले पाता है, रक्त वाहिनी में लचीलेपन कमी आती है, हाई बीपी हो जाता है, जल्दी थकावट हो जाती है, श्वसन में कमी, कि हाँफ जाते हैं जल्दी से, है ना। ये सब आ जाएगा आपका वृद्धावस्था में। ओके, ये क्वेश्चन है कि बुढ़ापे के कारण आने वाले शरीर में परिवर्तन। तो आप जब ऊपर वाले पॉइंट पढ़े होंगे, ध्यान से देखी होगी वीडियो में, तो आप लिख लोगे आराम से। आपको मेन पॉइंट कौन से याद करना है? ये करना है बेटा। मांसपेशियों में कमी, स्नायु में कमी और पाचन में कमी। अपने दादा को देख सकते हो, खाना ठीक से नहीं पचता होगा। अस्थि संस्थान में कमी, हृदय वाहिनी संस्थान में कमी, श्वसन संस्थान में कमी, शारीरिक क्षमता में कमी, ये सब लिख सकते हो, ठीक है। अब जो मेन टॉपिक है, खेलों में चोटें। तो खेलों में चोट लगती है, आप खेलते हो, गिर जाते हो, चोट लग जाती है, छिल जाता है ना, रोते हो। तो खेलों में चोटें 2 प्रकार की होती हैं, पढ़ाएंगे उसको।
डीपली। तो खेल चोटें, स्पोर्ट इंजरीज के बारे में पढ़ रहे हैं। खेलों में अभ्यास, प्रशिक्षण और स्पर्धा के दौरान खिलाड़ियों को लगने वाली खेलों चोटों कही जाती है। यानी खेलों में प्रैक्टिस के दौरान, ट्रेनिंग के दौरान, कंपटीशन के दौरान। तो खेल चोटें किसे कहते हैं? खेलों में अभ्यास, प्रशिक्षण, स्पर्धा के दौरान खिलाड़ियों को लगने वाली चोटें कही जाती हैं, इन्हें बोलते हैं हम स्पोर्ट इंजरीज। खेल चोटें खेल खेलते समय शारीरिक क्रियाकलाप के दौरान घटने वाली दुर्घटनाएं, जिससे खिलाड़ियों में खेलों में भाग लेने की स्थिति नहीं होती। जैसे कि आपको आईपीएल चल रहा है, दिल्ली के मिशेल मार्श चोट लगने से बाहर हो गए आईपीएल से। तो वह चोट जो खिलाड़ियों को आने वाले खेलों में खेलने से रोकती है। तो खेल चोटें क्या होती हैं? जो खिलाड़ियों को आने वाले खेलों से खेलने से रोकती है, उन्हें खेल चोटें कहा जाता है। ठीक है बेटा, सिंपल से रट्टा बिल्कुल नहीं मारना, समझना है बात को। खेल चोटों का वर्गीकरण, तो रगड़, जैसे अगर खुरदरे सतह से आपकी स्किन रगड़ जाए तो रगड़ हो जाती है, दर्द होता है वहाँ पे। गुम चोट, जैसे कि बॉल लग गई आपको अंदर, बॉल लगने के 1 घंटे बाद दर्द हो रहा है, तो गुम चोट, रक्त कोशिकाएं फट जाती हैं, अंदर के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती हैं फट जाती हैं। ठीक है, उसे गुम चोट कहते हैं। तो खेल चोटें रगड़ होती है, गुम चोट होती है, और कौन कौन सी होती है? फटना, जैसे कि मान लो कि दौड़ रहे हो, कुछ पैनी चीज़ से टकरा गया तो कट जाएगा वहाँ पे, फटना। चीरा, मोच, खिंचाव। ठीक है, ये क्या है? लचीली वाली। जितनी भी हमने पढ़ी है बेटा, ये अभी हमने नॉर्मल वाली पढ़ी है। कठोर उत्तक चोटें, कठोर मतलब कि बहुत ही, जिन चोटों से आपका पूरा साल बर्बाद हो सकता है, वो है जोड़ों की चोट। जैसे आपके हाथ पैर जुड़े होते हैं जोड़ों से, वो खिसक जाए तो विस्थापन, कंधे का विस्थापन, कूल्हे का विस्थापन, कलाई का विस्थापन, निचले जबड़े का विस्थापन, ये बहुत कॉमन स्पोर्ट इंजरीज हैं। फुटबॉल खेलते समय सारी इंजरीज हो सकती हैं, और क्रिकेट खेलते समय कंधे का और कूल्हे का हो सकता है, और कलाई का भी। तो विस्थापन होता है जोड़ की चोट, यानी जहाँ पे जोड़ है वहाँ पे वो हड्डी अपनी जगह से हट जाए, उसे जोड़ों की चोट कहते हैं। हड्डी की चोटें क्या होती है? कि हड्डियों का टूट जाना, कच्चा, यानी बचपन में बच्चों की हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं तो नरम कच्चा अस्थिभंग कहते हैं। बहुखंड, बहुत चूर चूर हड्डी टूट जाना, जैसे दुर्घटना में टूट जाती है। अनुप्रस्थ अस्थिभंग, यानी कि समकोण पे, यानी ऐसे ऐसे टूट गई हड्डी। विकर्ण, बहुत तिरछी हड्डी टूट गई, यानी हड्डी ऐसे आ रही है और ऐसे टूट गई, हड्डी ऐसे आ रही है ऐसे टूट गई। तो इस तरीके से हड्डी की चोटें हैं ये बेटा। ठीक है, हड्डी की चोटें कौन कौन सी हैं? तनाव अस्थिभंग, जो बार बार तनाव के कारण, यानी कि बार बार प्रेशर लगा रहे हो टूट जाती हैं। मान लो 10 किलो का बच्चा अगर 20 किलो उठाएगा तो हड्डी टूट सकती है उसकी, तनाव अस्थिभंग कहते हैं। कच्चा, जो बचपन में होती है, जो बहुत सारे भागों में बढ़ जाती है, बहुखंड। इस तरीके से देखो, अनुप्रस्थ है ये बेटा, ये तनाव प्रेशर से टूटती है, तिरछा टूटना होता है। ये कच्चा जो बच्चों की होती है, ये बहुखंड, ये देखो टुकड़े टुकड़े हो गए, ये पचखड़ी। ठीक है, ये पचखड़ी, यानी हड्डी टूटने के पश्चात एक दूसरे में धंस जाते हैं, हड्डी का धंस जाना। तो ये अगर चित्र आ जाए परीक्षा में तो अनुप्रस्थ, ये अनुप्रस्थ है बेटा। अनुप्रस्थ यानी कि समकोण वाला। ठीक है, ये अनुप्रस्थ यानी समकोण वाला, ये तनाव वाला, ये तिरछा वाला, ये कच्चा, बहुखंड, पचखड़ी, पचड़ी सॉरी। खेलों में चोटों का कारण क्या है? आंतरिक कारण क्या है? आंतरिक कारण है और बाहरी कारण। आंतरिक कारण फिटनेस, अगर फिट नहीं हो और खेल रहे हो, यानी मान लो आप बहुत सालों बाद क्रिकेट खेल रहे हो तो आपको बॉल लग सकती है, आप चोटिल हो सकते हो। शारीरिक सीमा, हतोत्साहित मानसिक स्थिति, टेंशन में खेल रहा है या बहुत डिमोटिवेट हो खेला कि अब तो हार ही जाना है, तो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करो तो बॉल मुंह पे लग रही है, हाथ पे लग रही है, तो ये आंतरिक कारण है। बाहरी कारण क्या है? तापमान। ठीक है, बाहरी कारण क्या है? टेम्परेचर, यानी कि आप ठंड में खेल रहे हो तो गिर के हड्डी टूट सकती है, गर्म में खेल रहे हो तो आपको चोट जल सकते हो। सतह है कि चिकनी सतह पे गिरोगे तो चोट लग जाएगी। उपकरण, कि जो आप इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हो खेलते समय, मान लो बल्ला है, हड्डी टूट गई आपकी बल्ले की और बल्ला किसी के खोपड़ी में लग गया ट्रेनिंग के दौरान, और प्रतिद्वंदी। तो ये कारण है। खेलों के चोटों के 2 कारण है बेटा, आंतरिक और बाहरी कारण। और चोटें 2 प्रकार की होती हैं, लचक कोमल वाली और हड्डी वाली। बचाव के तरीके बेटा, ये परीक्षा में जरूर आएगा, बचाव के तरीके प्री बोर्ड में आ चुका है। शरीर को गरमाने का उचित अभ्यास, कभी भी एकदम से नहीं खेलना, उठ के हम बैट बॉल खेलने जा रहे हैं, पहले थोड़ी वार्म अप करना है, यानी कि हाथ पर हिलाना है। समुचित अनुकूलन, यानी कि आपको उस कंडीशन में ढालना है कि हाँ मैं खेलने आया हूँ। बचावकारी खेल उपकरण, जैसे कि हेलमेट हो गया, एल गार्ड हो गई, ग्लव्स हो गए, या जो भी आप गेम खेल रहे हो उसके अकॉर्डिंग जो उपकरण होते हैं उनका प्रयोग करना। ये तो आप बिना पढ़े भी लिख सकते हो, खेल में कैसे बचना है। उचित विधियों का प्रयोग, उचित विधियों का प्रयोग जरूर करना है बेटा। खेल कौशल का सही ज्ञान, कि आपको कौन सा खेल किस प्रकार खेलना है। उचित शीतलीकरण, यानी कि अगर आपको
ज़्यादा पसीना आ रहा तो आप कोल्ड ड्रिंक पी सकते हो, आप ठंडा पानी पी सकते हो, ताकि बॉडी का तापमान सेम रहे। खेलकूद का वातावरण, चोट का प्रबंध और खेल अधिकारियों का व्यवहार, ये सब आपके खेल चोट, अगर आपका मन प्रसन्न होगा तो आपको चोट नहीं लगेगी, आप अच्छी तरीके से खेल लोगे। चोटों का प्रबंधन ये करेंगे हम। तो मैनेजमेंट ऑफ सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज, यानी जो हल्की टिश्यू होती हैं, यानी कि बहुत इतनी हार्ड चोट नहीं होती, जो 1 महीने में, 1 हफ्ते में, 10 दिन में ठीक हो सकती है, उन्हें बोलते हैं मैनेजमेंट ऑफ सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज, यानी मुलायम कोमल ऊतक चोटों का प्रबंधन। तो शॉर्टकट है प्राइस थेरेपी। तो कोमल जो चोटें हैं यानी मुलायम चोटें, जैसे कि क्या होता है, गुम चोट हो गया है ना, छिलना रगड़ना, ये सब कोमल चोटें हैं, तो इनके लिए प्राइस थेरेपी की है। पी से प्रोटेक्शन, आर से रेस्ट, आई से आइस, सी से कंप्रेशन, ई से इवैल्यूएशन। तो प्राइस थेरेपी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रोटेक्शन सुरक्षा देना, रेस्ट देना, आइस कंप्रेंशन और एलिवेशन, ये है प्राइस थेरेपी गुम चोटों के लिए, मुलायम चोटों के लिए। और एक रेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं हम, जैसे कि रेस्ट है आराम, उत्थान, सपोर्ट, टाइट। तो जोड़ों की चोट के लिए भी यही यूज़ करते हैं हम, ठीक है। जोड़ों की चोट के लिए भी और कोमल चोटों के लिए सेम करते हैं, ठीक है। जोड़ों की चोट, हड्डी की चोट के लिए क्या करते हैं हम, प्राइस उपचार जो हमने पढ़ लिया, प्रोटेक्शन, रेस्ट, आइस कंप्रेशन, एवोल्यूशन, गर्म सिकाई, चिकित्सीय व्यायाम, पुनर्वास, सामान्य गति, उपचार। पुनर्वास मतलब ठीक से कैसे ठीक होना, सामान्य गति, उपचार, भौतिक चिकित्सा, मालिश करना, ट्रेनिंग, अभ्यास, शक्ति, सहनशीलता, गति, ये सब करके हम ठीक हो सकते हैं। तो रगड़ कौन सी चोट है बेटा, रगड़ है कोमल ऊतक चोट। कच्चा अस्थिभंग क्या है, अस्थि की चोट। कंधे का विस्थापन क्या है बेटा, जोड़ की चोट। भाई देखो, कंधा अगर अपनी जगह से हट गया तो जोड़ होते हैं, आपको पता है, हड्डियों के बीच जोड़ होते हैं, उसे विस्थापन कहते हैं। पुष्टि में कमी, खेल चोट का कारण। निम्न में से कौन सा खेल चोट का कारण नहीं है, खेल कौशल का उचित ज्ञान, अगर होगा तो चोट लगेगी नहीं। और कितनी देर तक बर्फ़ लगाना चाहिए, 5 मिनट बाद। टखने की मोच कौन सा है, कोमल ऊतक है। कौन सा इसमें अस्थिभंग नहीं है, तो अस्थिभंग कौन सा नहीं है बेटा, गुम चोट, ये कोमल ऊतक चोट है। तो चोट दो तरह की होती है, कोमल ऊतक और अस्थि वाली, अस्थि यानी हड्डी वाली। तो अस्थि वाली तिरछा, पचखड़ी तनाव है ना, समकोणीय सब आ जाए, कोमल में मोच, गुम चोट, ये सब आ जाएंगे। अच्छा, अब क्वेश्चन आया कि कोमल ऊतक चोटें क्या होती है, इनसे बचाव कैसे कर सकते हैं, ठीक है। 6 नंबर का ध्यान से देखेंगे। कोमल ऊतक, कोमल ऊतकों, त्वचा, मांसपेशियों एवं ऊतकों में लगने वाली चोटों को, तो कोमल ऊतकों में, त्वचा में, मसल्स में या टिश्यू में लगने वाली चोटों को कोमल ऊतक चोटें कहते हैं। यानी मसल्स में लगने वाली, जो आपके मांस में चोट लगे, उसे बोलते हैं कोमल ऊतक चोटें। बचाव कैसे कर सकते हैं, किसी भी क्रिया में भाग लेने से पहले अच्छी तरह उसको बॉडी को गरमाना चाहिए, वार्म अप, उचित अनुकूल होना चाहिए, उपकरणों का सही ध्यान होना चाहिए, है ना, खेल मैदान साफ होना चाहिए, खिलाड़ियों को नियमों की जानकारी होनी चाहिए। जो मैंने बताया वो दोनों में काम आ जाएंगे, अच्छे में भी बुरे में। और जोड़ों के विस्थापन से क्या है कि जोड़ों का विस्थापन एक मुख्य चोट है, वास्तव में जुड़ी हुई अस्थियों के जोड़ में विस्थापन हो जाता है। जैसे निचले जबड़े का विस्थापन, जब एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी से टकराता है जब होता है बेटा। कंधे का विस्थापन, तो जबड़े का विस्थापन, कंधे का विस्थापन, ये देखो यहाँ कंधा ठीक है बिल्कुल, इस वाले में ये कंधा खराब है, ठीक है। और इलाज क्या है बेटा, प्राइस और रेस्ट, ये इलाज के तरीके हैं, ठीक है। विस्थापन से बचने के उपाय हैं ये। एक और भी उपाय है, बेरंग, चोट के स्थान पर त्वचा, अच्छा जब आपकी हड्डी हट जाती है तो क्या क्या लक्षण होता है, उसका लक्षण होता है वहाँ पे नीला रंग पड़ जाता है, सूजन आती है, दर्द होता है, गतिशीलता में कमी आती है, वजन लेने में असमर्थ होते हैं। और बचने के उपाय क्या हैं, वही गरमा लेना, तैयारी करना, व्यायाम करना, खेल सुविधाओं के अभाव में चोट लगती है हमेशा, प्रशिक्षण लेना, ठीक है, खिलाड़ियों से मजाक नहीं करना, ये सब। अस्थिभंग कितने प्रकार की होती है, बहुत सारी, सिंपल, मिश्रित, जटिल। सिंपल में आपका हल्का सा टूट गया, मिश्रित मतलब बहुत सारी हड्डियाँ टूट गई, और जटिल मतलब कि अब जुड़ ही नहीं सकती, इस तरीके से। कच्ची अस्थिभंग, बहुखंड, पचखड़ी, दबाव, ये सब होती है। साधारण अस्थिभंग क्या होता है बेटा, जब किसी प्रकार के घाव के बिना, यानी बिना किसी घाव की हड्डी टूट जाए, सामान्य। मिश्रित क्या होती है कि हड्डी भी टूट गई और मांसपेशी मीट फट गई, यानी हड्डी टूट के त्वचा से बाहर निकल आना, उसे बोलते हैं बेटा मिश्रित अस्थिभंग। और जटिल क्या होता है बेटा, या बहुत सारे अंगों को, यानी कि आपके मांस भी टूट रहा है, आपकी नसें भी फट गई,
ये हमेशा बहुत हार्ड खेल वाले में होता है। तो साधारण अस्थिभंग यानी जब अंदर हड्डी टूट गई और बाकी और कोई नुकसान नहीं हुआ। मिश्रित में हड्डी भी टूट गई और आपकी मांसपेशी फट गई। और जटिल में हड्डी मांसपेशी के साथ और भी अंग इससे हानि हो गई। याद रहेगा आपको, साधारण में केवल हड्डी टूटती है बिना किसी घाव के। मिश्रित में हड्डी टूटने के साथ साथ त्वचा मांसपेशियों को भी नुकसान होता है और जटिल में ऊतकों को भी नुकसान होता है। अस्थिभंग के कारण वही लिखेंगे। कैसे फ्रैक्चर होता है? जब खेलों में खिलाड़ी आपस में टकरा जाते हैं तब अस्थिभंग हो सकता है। आघात, बलपूर्वक गतिविधि, कोई जैसे कि जानबूझ के तेज किक मारना, इससे हो सकती है। लंबी दूरी तक चलना, सख्त सतह पर गिरना, कैल्शियम की कमी, इन सब के कारण से हो सकती है। और बचाव का क्या है बेटा? 5 नंबर का मेन पॉइंट है वार्मिंग अप। किसी भी खेल से पहले आपको वार्म अप करना पड़ेगा। उचित अनुकूल यानी कि आपको उचित प्रॉपर तरीके से खेलना है। बैलेंस डाइट भी ले सकते हो आप। खेल कौशल का ज्ञान होना चाहिए। उपकरणों का सही ज्ञान होना चाहिए आपको। उचित खेल सुविधाएं होनी चाहिए आपके साथ, ठीक है, यानी कांटे वाले मैदान में खेल रहे हो। और पक्षपात रहित खेलना, लड़ाई नहीं करना, और यानी ज़्यादा प्रेशर लेना ये नहीं करना, तकनीक का प्रयोग, नियमों का पालन करना, ये सब इस तरीके से बेटा। और कोमल चोटें कौन कौन सी होती है? रगड़ होगी, गुम चोट है ना, और मांस फट जाना, चीरा, मोच, खिंचाव, ये सब मैं पहले बता चुका हूँ इसलिए बार बार नहीं बता रहा आपको। कारण क्या है? गिरना, मुड़ना, थकान, टकराव, ये सब, इससे चोट लग सकती है। आपको सेम टू सेम नहीं लिखना, आपको जो याद हो अपने मन से वो लिख सकते हैं। और बचने के तरीके क्या है? वही सब में वार्म अप लिखा हुआ है, समुचित अनुकूलन लिखा हुआ है, तकनीक की जानकारी, हेल्दी डाइट लिखा हुआ है, तकनीकों ठीक से प्रयोग, सुरक्षा उपकरणों का प्रयोग, ठीक है, निष्पक्ष ढंग से खेलना, अच्छे वातावरण में खेलना, इस तरीके से, ठीक है। प्राथमिक चिकित्सा किसे कहते हैं बेटा? कि घायल व्यक्ति को अस्पताल या डॉक्टर पहुंचाने से पहले जो हम उपचार देते हैं उसे प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। तो प्राथमिक चिकित्सा एक ऐसी चिकित्सा है जो रोगी या घायल व्यक्ति को इमरजेंसी में दी जाती है। यानी कि कोई गिर गया, अब अस्पताल ले जाने में टाइम लगेगा, तो घायल या रोगी व्यक्ति को आपातकालीन दुर्घटना के समय डॉक्टर के आने से पहले या उसको अस्पताल ले जाने से पहले आराम देने के लिए जो चिकित्सा दी जाती है उसे प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं, फर्स्ट एड कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्स्ट एड। तो फर्स्ट एड कब दी जाती है? रोगी को डॉक्टर के पास ले जाने से पहले, इमरजेंसी में। प्राथमिक चिकित्सा का लक्ष्य है जान बचाना, कि भाई अगर एकदम से अगर हम छोड़ देंगे, उसको खून निकल रहा है तो पट्टी नहीं बांधेंगे तो खून निकल जाएगा, मर जाएगा। बीमारी और दर्द से आराम दिलवाना, घायल और बीमार व्यक्ति को संभालने की कोशिश करना, पुनः शक्ति प्राप्ति की कोशिश करना, तेजी से चिकित्सा उपलब्ध करवाना, ये सब। अभी कुछ प्रश्न है आपके बेटा, ठीक है। ये लक्ष्य उद्देश्य क्या है आप लिख लोगे। किसी रोगी के चोट लगने पर सीमित उपचार किया जाना प्राथमिक चिकित्सा कहलाता है, या एक ऐसी चिकित्सा है जो आपातकालीन दुर्घटना के समय डॉक्टर के पहुंचने से पहले दी जाती है। इसका लक्ष्य क्या है? जीवन को बचाना, दर्द से आराम दिलवाना, घायल व्यक्ति को संभालना, पुनः शक्ति प्राप्त करने की कोशिश करना, जल्दी से मेडिकल हेल्प देना, ये सब। प्राथमिक चिकित्सा कब दी जाती है? अचानक बीमारी, चोट लगने पर, और खून निकल रहा है तो प्राथमिक चिकित्सा के अंदर आ रहा है, ठीक है बेटा। ये तो फ्रैक्चर हो रहे हैं, लिखना है कौन सा बेटा? ये वो तिरछा है, ये कमज़ोर है, ये क्या है? बहुखंडित पखच्ची है ना, बहुत खंडित हो गया। और एक है दबाव, तनाव वाला। इनके नाम लिख सकते हो, 4 नंबर का आ सकता है बेटा। ये तनाव वाला हो गया, ये तिरछी वाला हो गया, ठीक है, इस तरीके से। तो बेटा ये चैप्टर आपका एंड हो गया आज, ठीक है। मुझे पता है वीडियो बहुत लंबी हो गई, 40 मिनट की होगी, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद कहीं भी आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। एक बार रिवाइज करवाता हूँ मैं आपको, फुर्ती से शुरू से लेके आता हूँ। बहुत बड़ा चैप्टर कर लिया हमने 40 मिनट में, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। अरे कहाँ गया एंड इन चैप्टर? तो ये देखो बेटा कितना बड़ा चैप्टर है ये, और मैंने आपको कितनी जल्दी करवा दिया। तो हमने क्या पढ़ा अभी? इसके घटक पढ़ लिए, 4 गति, शक्ति, सहनशीलता और लचक होता है। इसके फिर सब पॉइंट पढ़ लिए। इसके व्यायाम के प्रभाव क्या है? कि हृदय गति में वृद्धि होती है, रक्तदाब में वृद्धि होती है, पढ़ा ना आपने बेटा। और क्या कहते हैं? हृदय गति में वृद्धि, रक्तदाब में वृद्धि, हाँ। और प्रति मिनट रक्त की मात्रा बढ़ती है, शरीर के अंगों तक रक्त जाता है, ये सब लिख लेंगे। व्यायाम का क्या प्रभाव पड़ता है? व्यायाम मांसपेशियों का आकार अच्छा बनता है, मांसपेशियों की वृद्धि होती है, गति होती है, सहनशीलता बढ़ती है, थकान में देरी होती है। बुढ़ापे के कारण क्या होता है? एक तो आपकी मांसपेशियों में कमी आती है, स्नायु तंत्र में कमी आती है, पाचन क्षमता में कमी आती है, हृदय संस्थान में कमी आती है, शारीरिक पुष्टि में कमी आती है,
खेल में चोटें पड़ ली, दो तरह की होती हैं बेटा, कोमल उतक चोटें और हड्डी की चोटें। तो कोमल उतक चोटें क्या होती हैं? रगड़ना, छिलना, गुम चोट, विदारण, चीरा, मोच, खिंचाव। और जोड़ों की चोटें होती है, एक जोड़ों की होती है, एक हड्डी की। तो तीन हो गई, 1, 2 और 3। खेल में 3 तरह की चोटें होती हैं, कोमल चोटें, जोड़ों की चोटें, विस्थापन, कंधे का विस्थापन होना वगैरह। और इनका तरीका क्या है? रेस्ट और प्राइस। रेस्ट और प्राइस से दोनों तरीके से हम इलाज कर सकते हैं। और प्राथमिक चिकित्सा कब होती है? जब किसी बीमार या रोगी व्यक्ति को आपातकाल की स्थिति में जल्दी से जल्दी स्वास्थ्य सेवा देनी होती है बिना किसी, जब तक डॉक्टर ना आ जाए, इसलिए उसे बोलते हैं प्राथमिक चिकित्सा। तो 7 पॉइंट करवा दिए मैंने। वीडियो को अंत तक देखना बेटा, कोई कमी हो तो बताना, ठीक है। और एनबी लर्निंग से जुड़े रहिए। आपका दिन मंगलमय हो और आप अच्छे अंकों के साथ कक्षा 12वीं पास करें। धन्यवाद।